स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बेटा, जो अपन जो अध्ययन कर रहे थे किसका, कि चीन संविधान की विशेषता, कि चीनी संविधान की विशेषता क्या है, उसी को कंटिन्यूस करते हुए अपन और जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उनका अध्ययन आज इसमें करेंगे। जैसे कि फर्स्ट है अपना बहुराष्ट्रीय राज्य, है ना, कि बहुराष्ट्रीय राज्य के हिसाब से चीन है। अपन बोले बहुराष्ट्रीय राज्य है चीन, क्यों है ना, कि यहाँ पे विभिन्न जो अपनी जाति के जो लोग हैं वो पाए जाते हैं, विभिन्न राष्ट्रीयता वाले धर्म मानने वाले, है ना, विभिन्न प्रकार के धर्म मानने वाले लोग यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, इनकी धार्मिक परंपराएं, प्राचीन संस्कृतियाँ, रीति रिवाज के हिसाब से अपन उसको बोल सकते हैं। उसका अध्ययन अपन आज करेंगे। जैसे कि बहुराष्ट्रीय राज्य, चीन बहुराष्ट्रीय वाला राज्य है। अब क्यों है, क्योंकि इसमें 57 राष्ट्रीयता निवास करती है। किसमें, चीन के अंतर्गत 57 राष्ट्रीयताएं निवास करती हैं। इनमें हॉन राष्ट्रीयता से जुड़े हुए व्यक्तियों की संख्या सबसे अधिक है। मैंने पहले ही बात की जब हमने पढ़ाया था सामाजिक आर्थिक अध्ययन, कि मतलब वहाँ पे क्या है, हॉन प्रजाति के लोग अधिक रूप से वहाँ पे पाए जाते हैं। समस्त जनसंख्या के 93.3% व्यक्ति किसके हैं, हॉन प्रजाति से जुड़े हुए हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीयता भी है। किसकी, चीन की, है ना। अन्य 55 राष्ट्रीयताओं की संख्या पूरे देश की जनसंख्या की तुलना में क्या है, बहुत ही कम है। अतः इन्हें अल्पसंख्यक राष्ट्रीयताएं भी कहा जाता है। इनमें अल्पसंख्यक राष्ट्रीयताओं की जनसंख्या में भी बहुत अधिक विभिन्नताएं हैं। किसके अंतर्गत, चीन के अंतर्गत। इनमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या लगभग 1,50,00,000 चौन जाति के और सबसे कम लगभग 2000 हैचन जाति की है। चीन में इन राष्ट्रीयताओं को भाषा, लिपि, संस्कृति आदि के प्रसंग में पर्याप्त स्वतंत्रताएं भी प्राप्त हैं, कि आप अपने अनुसार, जाति के अनुसार आप कौन कौन सी चीज़ें इनको अपनाना आप चाहेंगे, है ना, वो भी क्या है, ये लोग पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। ठीक, फिर अपन बात करते हैं लोकतांत्रिक केंद्रवाद की। चीन के लोकतांत्रिक केंद्रवाद की अपन बात करना चाहेंगे कि वो किस हिसाब से है, तो पूर्व सोवियत संघ के संविधान की भांति ही चीन के इस संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता लोकतांत्रिक केंद्रवाद भी है। इसका उल्लेख हमें संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत देखने को मिलता है कि चीन के सभी शासकीय अंग लोकतांत्रिक केंद्रवाद के सिद्धांत पर लागू करेंगे। लोकतांत्रिक केंद्रवाद का सिद्धांत यह है कि साम्यवादी व्यवस्था के मूल सिद्धांतों और माओ के दर्शन पर ये आधारित है। कौन सा सिद्धांत, लोकतांत्रिक केंद्रवाद किससे सम्मिलित है, साम्यवाद सिद्धांत पर आधारित है, और प्लस माओ के सिद्धांत पर भी ये जो सिद्धांत है वो आधारित है। चीनी नेताओं के अनुसार चीन की राजनीतिक व्यवस्था एक ही लोकतांत्रिक भी है और केंद्रवादी भी है ना। कौन सी व्यवस्था, चीन की व्यवस्था। ये लोकतंत्र के आधार पर केंद्रवादी है और केंद्रवादी निर्देश के अंदर क्या है, लोकतंत्र हमें देखने को प्रतीत होती है। कैसी, चीन की लोकतांत्रिक व्यवस्था। ठीक है, साम्यवाद नेता इस लोकतांत्रिक केंद्रवाद को बहुत अधिक क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं। लेकिन आलोचक का कहना है, लेकिन जो आलोचक है वो क्या बोल रहे हैं कि लोकतांत्रिक केंद्रवाद में लोकतंत्र का तो केवल नाम है और व्यवहार में क्या हो रहा है, व्यवहार में केंद्रवाद को ही प्राथमिकता प्रदान की जाती है। मतलब क्या है, जो पर्टिकुलर के रिचुअल्स, जो संस्कृति चली आ रही हैं, जिस पर्टिकुलर अपनी बोल सकते अपने संस्कृति के अनुसार चीन जो पला पड़ा है, वही संस्कृति उसको अपनाने के लिए क्या है, वो मतलब उसमें ही हो जाता है कि मैं वो चीज़ें ही अपनाऊँ, और उन्हीं चीज़ों को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। कौन सी, चीन की सभ्यता। अब यहाँ बात करते हैं अपन लोकतांत्रिक केंद्रवाद में क्या है, देखने को तो क्या है, लोकतांत्रिक व्यवस्था, लेकिन वास्तव में कौन कार्य कर रही है, केंद्रवादी व्यवस्था मुख्य रूप से वहाँ प्रमुखता रूप से कार्य वो कर रही है। ठीक, आगे हम बात करते हैं एकात्मक शासन प्रणाली तथा प्रादेशिक इकाइयाँ। किसकी, चीन की। ठीक है ना, चीन में शुरू से ही एकात्मक शासन प्रणाली विद्यमान रही है।
नए संविधान द्वारा भी एकात्मक शासन प्रणाली को ही मजबूत किया गया है। यद्यपि शासन एक ही स्थान से संचालित होता है, वे शक्तियाँ एक ही इकाई में निहित हैं, जैसे कि एकात्मक संविधान में होता है। लेकिन चीन एक बहुत ही विशाल आकार और जनसंख्या वाला देश है। कौन? चीन। इसलिए शासन की सुविधाओं के लिए 4 प्रकार की व्यवस्थाओं की व्यवस्था की गई है। पहली है प्रांत स्वायत्तशासी प्रदेश व केंद्रों के अधीन नगर निगम। मतलब क्या है? प्रांत अलग है और स्वायत्तशासी प्रदेश अलग है, और केंद्रों के अधीन कौन है? सब किसके अधीन है? केंद्र के। और क्या है? नगर निगम की व्यवस्था भी वहाँ देखने को मिलती है। कहाँ पे? चीन पे। ठीक। फिर है इसमें पॉइंट सेकंड क्या है? प्रांतों और स्वायत्तशासी प्रदेशों को स्वायत्तशासी जनपदों, जिलों, स्वायत्तशासी जिलों और नगरों में ही बांटा गया है। कहाँ पे? चीन के अंतर्गत। मतलब क्या? प्रांत अलग विभाजित है, स्वायत्तशासी जो प्रदेश है, स्वायत्तशासी जनपद जो है, जिला है, और जिलों और नगरों में भी इसको विभाजन किया गया है। ठीक। फिर पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। जिलों और स्वायत्तशासी जिलों को जनता के कम्यूनों और कस्बों में भी बांटा गया है। मतलब क्या? जनता के जो कम्यून है, जो कस्बों, उसमें भी उसका बंटवारा किया गया है। पहले में क्या है? स्वायत्तशासी और जिला स्तर पर, नगरीय स्तर पर, जिलों के स्तर पर, कस्बों के स्तर पर भी क्या इसका बंटवारा हमें देखने को मिलता है। प्लस नगर निगम की स्थापना भी हमें देखने को मिलती है। फिर क्या है कि इसमें जिला और स्वायत्तशासित जिलों में जनता के कम्यूनों और कस्बों में भी इसको बांटा गया है। किसको? चीन को। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। इसमें स्वायत्तशासी प्रदेश, स्वायत्तशासी जनपद और स्वायत्तशासी जिले और अल्पसंख्यक जातियों की राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अधिकार की रक्षा के लिए भी चीज़ों की स्थापना की गई है। यानी अधिकारों की रक्षा की स्थापना हो सके, इसमें क्या किया गया? स्वायत्तशासी प्रदेश, स्वायत्तशासी जनपद और स्वायत्तशासी जिले अल्पसंख्यक जातियों के राष्ट्रीय आत्मनिर्माण के अधिकारों की रक्षा के लिए भी बनाए गए हैं, ताकि क्या हो सके? सुरक्षा व्यवस्था अच्छी बनी रह सके, शांति व्यवस्था स्थापित हो सके, और मुख्य रूप से बंटवारे के आधार पर कार्यों का संपादन भी क्या हो सके? अच्छे रूप से, कुशल रूप से कार्यों का संपादन भी हो सके। ठीक। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, नागरिकों के मौलिक अधिकार तथा कर्तव्य। ठीक है ना। उसका उल्लेख भी चीन के संविधान में हमें देखने को मिलता है, या इसकी मुख्य विशेषता है। इसको बंटवारे भी इन्होंने 4 आधार पर किया है। ठीक है। उसका अध्ययन भी हम करेंगे। नए संविधान के अध्याय किसके अनुसार? अनुच्छेद 2 के अनुसार, अनुच्छेद कितने? 33 से 56 तक नागरिकों के मौलिक अधिकारों का, कर्तव्य का वर्णन हमें देखने को मिलता है। इन्हें 4 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें फर्स्ट है आर्थिक अधिकार। कि आर्थिक अधिकार कौन कौन से हैं? नागरिकों को बहुत से आर्थिक अधिकार दिए गए हैं, जैसे काम का अधिकार, विश्राम का अधिकार, बुढ़ापे, बीमारी और अशक्त की स्थिति में यानी अपराहित होने की पर आर्थिक सहायता पाने का अधिकार है। किसको? चीन की जनता को ये आर्थिक अधिकार से प्रदान किए गए। मतलब से काम का अधिकार है, विश्राम का अधिकार है, और बुढ़ापे, बीमारी के अंतर्गत यदि वो असहाय है तो उसे और आर्थिक सहायता पाने का अधिकार भी है। किसको? चीन को, है ना। ये बोल सकते हैं अपन। और क्या बोल सकते हैं? जैसे कि राजनीतिक अधिकार। कि राजनीतिक अधिकार से कौन से प्राप्त हैं? नागरिकों को अनेक राजनीतिक अधिकार भी प्राप्त हैं, जिसमें 18 वर्ष या उससे ऊपर की आयु के सभी स्त्री पुरुषों को किसका अधिकार है? जो अपने भारत में भी लागू है, वोट देने का अधिकार है। नागरिकों को यह अधिकार भी प्राप्त है कि वे सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं, और संविधान इस बात की स्वतंत्रता देता है कि नागरिक अपने अधिकारों के हनन के मामले में उचित अधिकार तक पहुंचाइए। ठीक है। फिर है बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, कि सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार। ठीक है। आर्थिक अधिकार में क्या है? कि काम का अधिकार है, उसको विश्राम का अधिकार है, और बुढ़ापे यदि आने पर आर्थिक सहायता पाने का भी अधिकार है। राजनीतिक अधिकार में क्या है? कि 18 प्लस के मतलब जितने भी नागरिक हैं उन्हें वोट देने का अधिकार है।
यदि वो चाहे कोई अपराधी पाया जाता है कौन, उच्च अधिकारी, तो उसके विरुद्ध उसको शिकायत दर्ज कराने का अधिकार भी है। अब तीसरी बात करते हैं अपन सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार। अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए, ठीक है, या फिर उसे अपनाने के लिए क्या उसको पूर्ण रूप से वो चीन के नागरिक क्या हैं, स्वतंत्र हैं। नागरिकों को अनेक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार भी दिए गए हैं, जैसे शिक्षा का अधिकार तथा विज्ञान, साहित्य, कला, संस्कृति के क्षेत्र में अनुसंधान व सृजन की स्वतंत्रता भी वहाँ की जनता को प्राप्त है। अगला अधिकार है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। अब पर्टिकुलर व्यक्तिगत आधार पर कौन कौन स्वतंत्रता वहाँ पे प्रदान की गई है। कई व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं भी दी गई है, जैसे भाषण, अभिव्यक्ति, सभा, प्रदर्शन स्वतंत्रता, हड़ताल का अधिकार, धर्म पालन की स्वतंत्रता, ठीक है ना। कब की बात है ये, मार्च 2004 में राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस ने संविधान में संशोधन करते हुए अनुच्छेद 33 ब्रैकेट में 3 के अनुसार मानवाधिकारों का, मूल अधिकारों का उल्लेख भी हमें देखने को मिलता है। ये थे हमारे चीन के संबंधित आज कुछ विशेष टॉपिक्स पर चर्चा। आज का टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है, ठीक है, और आगे अध्ययन हम नेक्स्ट अपने वीडियो में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।